दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे एएक्स नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 41 से 51। 41 महाराष्ट्रियन शादी। अदिति और कबीर के फैसले पर कबीर की मां माधुरी कहती है, फिर यह शादी ही नहीं होगी। देख कबीर, तू अपने पसंद शादी कर रहा है, वो भी फिर से। मैं कुछ नहीं बोली, पर ऐसे कैसे मैं तेरी शादी बिना किसी शोर शराबे से करूं? वैसे भी मुझे उस चुड़ैल समीरा को दिखाना है कि मेरा बेटा जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। कबीर कहता है, मां, पर हम दोनों यही चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज हो, फिर इतना शोर करने का फायदा क्या? फिर अदिति की आई कहती है, अदू, मैंने हमेशा तुम्हें दुल्हन बनकर इस घर से विदा होते हुए जाने के बारे में सोचा है, और तुम मेरी इकलौती बेटी हो, ऐसे कैसे मैं तुम्हें बिना शादी किए जाने दूंगी? अदिति कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही शादी करना चाहती हूँ। अदिति की माँ फिर कहती है, तो फिर जो माधुरी जी ने कहा है वैसा ही होगा, यह शादी नहीं होगी। रख लूंगी अपने दिल पर पत्थर की मेरी बेटी की शादी इस घर में भी नहीं लिखी है, ये समझकर विराट कबीर को अपने साथ एक कोने ले जाता है और उससे पूछता है, भाई ये सब क्या है? शादी करोगे बिना रीति रिवाजों के? आप जानते हो बड़ी माँ को वो कभी नहीं मानेगी। कबीर कहता है, तो क्या चाहता है, हम बंदर बनकर नाचे? और हम लोग मॉडर्न लोग हैं और आजकल ये सब चलता है, दुनिया की नजरों में हम शादीशुदा हैं, तो बस बात खत्म। प्रीत जी और जय भी एक दूसरे से बात करते हैं और थोड़ी देर बाद सभी को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, कबीर और अदिति की शादी रीति रिवाजों से होगी। कबीर और अदिति दोनों एक दूसरे की ओर हैरान होकर देखते हैं और मना करते हैं, पर अदिति के बाबा जय कहते हैं, देखो बेटा, तुम लोगों का तमाशा बना है, वो भी इतना बड़ा, तो शादी भी बड़ी होनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि तुम गलत नहीं हो। प्रीत जी कहते हैं, जय साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम जानते हैं कोई बिजनेस के लोग वगैरह हम नहीं बुलाएंगे, बस दोनों घर के घरवाले यहाँ होंगे और कोई नहीं। कबीर और अदिति एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि वो बात भी सच थी और उन्हें दुनिया को भी बताना था इस सच के बारे में। फिर ना चाहते हुए कबीर और अदिति इस शादी के लिए मान जाते हैं। सभी की शादी की बातें शुरू हो जाती है और कबीर और अदिति एक कोने में अपने सर पर हाथ मारे बैठते हैं और उन लोगों को देखते रहते हैं जिन्हें उन दोनों से ज्यादा उनकी शादी की खुशी थी। और अदिति का परिवार 2 दिन बाद कबीर के घर जाने के लिए राजी होता है। 2 दिन बाद कबीर का घर। आज कबीर के घर में सब इधर से उधर भाग रहे थे, क्योंकि आज अदिति के घर के लोग आज कबीर के घर आने वाले थे। माधुरी पूरी तैयारी में थी, उसने सभी महंगे बर्तन बाहर निकाले थे और पूरा घर सजाया था। रविवार होने की वजह से कबीर आज घर पर ही था और ना चाहते हुए उसे इस सर्कस का हिस्सा बनना पड़ा। दोपहर तक सब तैयार हो जाते हैं और अदिति के घर के लोग भी आ जाते हैं। आज अदिति के घर से उसकी दादी, काका, काकू, शिव और नैना वहिनी और उसके आई बाबा और विभू वेदिका सब आए थे, क्योंकि मालिनी को कबीर की मां को भी अपना बड़ा सा परिवार दिखाना चाहती थी। बालकनी से देख रहा यूवी उनके ऊपर आने की खबर उन्हें देता है। जैसे ही यूवी बताता है, माधुरी पहले अपने आप आईने में देखती है कि वो ठीक तो लग रही है या नहीं, और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई उनके स्वागत के लिए। सबसे आगे अदिति की दादी होती है, जिसे ये घर एक छोटा सा घर लगता है, क्योंकि अदिति का घर और उनके पुणे वाला घर के मुकाबले वह एक छोटा घर था, क्योंकि यह घर कबीर के पिता का था। अदिति की दादी दरवाजे पर ही खड़ी रह देखती है और माधुरी कबीर की माँ कहती है, हो जी, अंदर तो आइए। और तभी अदिति के बाबा कहते हैं, आए दादी, अंदर चलो, और बाकी घरवालों को भी अंदर आने को कहता है। कबीर भी बाहर से आवाज आने पर अपने कमरे से बाहर आता है और अदिति के इतने बड़े परिवार को देख हैरान हो जाता है और दादी को देख उनके पैर छूकर उन्हें पैरी पौना कहता है। दादी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, नमस्ते कहते हैं हम लोग। कबीर अपने मन में सोचता है, पोती अदिति बिल्कुल बुढ़िया पर गई हैं। दादी जी हम पैरी पौना ही कहते हैं, और वैसे भी अदिति भी अब यही कहेगी, पंजाबन जो बन जाएगी। और मुस्कुराकर कहता है। दादी मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम पसंद आए, संस्कारी हो, अच्छे से बात करना जानते हो और अपनी होने वाली बीवी के परिवार की इज्जत भी करना जानते हो। अच्छा है, सिर्फ तुम्हारे शराब और नॉन वेज को छोड़कर। कबीर उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, हम पंजाबी ऐसे ही होते हैं। और पीछे हो जाता है और बाकी लोगों से आशीर्वाद लेता है। अदिति वहां नहीं आती है, रिवाजों के अनुसार अब वो उस घर में कबीर की बीवी बनकर ही आ सकती थी। सभी आराम से बैठ जाते हैं और अदिति की माँ कहती है, हमारे अदू के लिए ये घर छोटा नहीं है। कबीर की मां इतराकर कहती है, शायद तुम्हारी बेटी की किस्मत में छोटा घर ही था, और वैसे भी 2 बार शादी टूटने के बाद कौन सा महल मिलने वाला है। अदिति की मां सकी और देखकर कहती है, मेरी बेटी को तुम्हारे बेटे से शादी करने की जरूरत नहीं है, वो अकेले अपना ध्यान रख सकती है।
कबीर की माँ कहती है, फिर शादी की भी क्या जरूरत है। अदिति की माँ कहती है, तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले शादी के लिए मेरी बेटी को पूछा, वो भी नेशनल टीवी पर। कबीर की माँ कहती है, मेरा बेटा सीईओ है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तो अपना हर काम बड़े तरीके से ही करेगा ना। और अगर तुम्हारी बेटी न भी कमाए तो उसे रानी बनाकर रख सकता है। अदिति की माँ कहती है, मेरी बेटी काम नहीं छोड़ेगी, भले ही दामाद जी कितना भी क्यों ना कमा रहा हो। अगर मेरी बेटी से कोई भूल हो तो उसे माफ कर देना। और धीमे आवाज में कहती है, कबीर की माँ कहती है, अगर मेरी बेटी से कोई भूल हो तो उसे माफ कर देना। हमने कब मना किया, उसे काम करना है तो करे या ना करे, आप ही जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। अदिति के बाबा कहते हैं, आपको कुछ चाहिए है तो आप अपनी शर्तें रख सकते हैं, हमारे घर के सभी बड़े यही मौजूद हैं। कबीर जो एक कोने में बैठा था अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उस सवाल को सुन कहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए है, भगवान की दुआ से सब कुछ है हमारे पास। प्रीत जी कहते हैं, जय साहब कबीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब इसकी पहली शादी हुई थी तब हमारी हालत इससे बेकार थी, पर तब भी मेरे बेटे ने दहेज नहीं लिया था और आज भी वो मना ही कर रहा है। वैसे भी 10 दिन बाद शादी का मुहूर्त है और अब सवाल यह है कि शादी कैसे होगी। माधुरी कहती है, प्रीत जी यह भी कोई पूछने वाली बात है, शादी पंजाबी तरीके से होगी। तभी दादी बीच में कहती है, शादी मराठी तरीके से होगी। और कबीर की माँ के सामने नाटक करते हुए कहती है, देखो माधुरी बेटा, तुम्हें तो अभी भी अपने 4 बच्चों की शादी करनी है, मैं तो कब चल बसूंगी मुझे जरा भी पता नहीं है, इसलिए कम से कम अपने पोती की आखिरी शादी तो देख लूं, इसलिए बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, क्या इतना भी नहीं करोगी मेरे लिए। कबीर की माँ को उन्हें देख अपनी माँ की याद आ जाती है और वो उनकी बात मान जाती है और शादी महाराष्ट्रियन तरीके से होगी निश्चित हो जाता है। फिर कबीर की माँ उन सभी से कहती है, कल हम सब कपड़े लेने जाएंगे तो आप लोग भी दुकान पहुंच जाए सभी के सभी। कबीर कहता है, माँ मेरी मीटिंग है, कल आप लोग जाना और मेरे लिए खरीद लाना। माधुरी कहती है, ऐसे कैसे, पागल है क्या, छोटा थोड़ी है तू जो अब तेरे लिए अपनी पसंद से कपड़े खरीदूं मैं। अदिति की माँ कहती है, अदू को भी कल क्लिनिक जाना है तो ये दोनों बाद में जाकर खरीद लेंगे साथ में, हम लोग बाकी सामान और अपने लिए कपड़े खरीद लेते हैं। इस बात पर सभी राजी हो जाते हैं। कबीर उनकी बात सुनकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहता है, बस यही बाकी है कि अब मैं मैडम की शॉपिंग बैग उठाऊं। विराट उसकी बात सुन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं भाई। कबीर कहता है, तू भी चलेगा मेरे साथ। विराट कहता है, आप दोनों कपल के बीच में वहां आकर क्या करूंगा भाई। कबीर कहता है, चुपचाप चल, वैसे भी मैं उसको अकेले नहीं झेल सकता हूं। ना चाहते हुए विराट को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो उसका कहना कभी नहीं टालता है। अगले दिन सभी पहले शॉपिंग कर लेते हैं, सब कुछ जो उनके बीच लेना देना होता था, और शाम को घरवालों के जबरदस्ती के कारण कबीर और अदिति को एक साथ शॉपिंग पर आना पड़ता है। पर जहां कबीर अपने साथ विराट को लेकर आता है वही अदिति वेदिका को लेकर आती है, क्योंकि वेदिका ने भी शॉपिंग नहीं की थी, उसने कबीर के कहने पर फिर एक बार ऑफिस ज्वाइन किया था, इसलिए अभी वो चारों ही बचे थे जिन्होंने शॉपिंग नहीं की थी। अदिति और कबीर दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहां आते हैं, क्योंकि लड़की वालों को लड़के के कपड़े खरीदने थे तो वही लड़के वालों को लड़की के कपड़े, और घर के बड़े बच्चे अदिति और कबीर ही थे जो जरूरत से ज्यादा पैसों के काम करते थे, चाहे वो उनके काम को लेकर हो या घर के पैसे हो वही देखते थे। अब आगे कैसी होगी कबीर और अदिति की शॉपिंग जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 42 डालिंग। चारों मिलते हैं और शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। घर के सभी लोग ये बात जानते थे कि अदिति और कबीर दोनों यह शादी अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और उनकी एक दूसरे से जरा भी नहीं बनती है। पर कोई भी उनके शादी के 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं जानता था, इसलिए सभी यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि दोनों प्यार में मार खाए हुए हैं और इस वजह से अपने आप एक दूसरे को संभाल लेंगे और शायद प्यार भी हो जाएगा। इसी उम्मीद से सबसे पहले तो वो चारों उस दुकान में मिलते हैं। वो एक छोटी पर डिजाइनर कपड़ों के लिए मशहूर दुकान थी। कबीर अपने बिजनेस के अंदाज में कहता है, पहले मेरे कपड़े खरीदे जाएंगे क्योंकि बाद में मुझे एक मीटिंग में जाना है। अदिति कहती है, मुझे भी अपने क्लिनिक से होकर घर जाना है और लड़की के कपड़े खरीदने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए पहले मेरे कपड़े खरीदे जाएंगे। वेदिका कहती है, जीजू प्लीज आप हमें पहले शॉपिंग करने दो ना, और ताई अच्छी तो कह रही है आपके कपड़े तो फटाफट खरीदे जा सकते हैं। कबीर नहीं कह देता है, जिस पर वेदिका अपना मुंह फुलाती है वही कबीर और अदिति दोनों पहले मैं के चक्कर में झगड़ा शुरू कर देते हैं। विराट उन्हें देख मुस्कुराता है क्योंकि वो एक पति पत्नी के जैसे लड़ाई कर रहे थे और उनके झगड़े को बढ़ते देख कहता है, भाई भाभी। अदिति हड़बड़ी में उससे कहती है, डोंट कॉल मी भाभी। विराट और बाकी दोनों उसकी ओर देखते हैं। कबीर उसे चिढ़ाते हुए सीरियस होकर कहता है,
सर के बल गिरी थी क्या आज? भाभी को भाभी ही बुलाएगा ना मेरा भाई। हाँ वो बात अलग है कि तुम उम्र में मुझसे बड़ी लगती हो। अदिति उसकी ओर मुंह फूलते हुए देखकर कहती है, सॉरी, कभी किसी ने भाभी बुलाया ही नहीं तो बस, और तुमसे उम्र में 2 साल छोटी हूं मैं। कबीर उसकी नकल उतारते हुए कहता है, लगती तो मुझसे बड़ी हो। तभी विराट उनके झगड़े से परेशान होकर कहता है, भाई भाभी मेरी बात सुनिए, भाई मैं आपके साथ आपके कपड़े खरीदने चलता हूँ और भाभी आपके साथ वेदिका चली जाएंगी। शॉपिंग होने के बाद हम काउंटर पर मिलते हैं, वहाँ रीति रिवाज के अनुसार जैसे आपके घर से भाई के कपड़े आने वाले हैं तो आप पेमेंट कर दीजिए और भाई आप भाभी का, ठीक है? वो लोग मान जाते हैं। वेदिका इंप्रेस होकर कहती है, विराट पहली बार मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी लगी है। विराट इतराकर कहता है, मैडम बॉस हूं मैं आपका, आपसे ज्यादा बड़े फैसले लेता हूं मैं। वेदिका कहती है, बॉस तुम ऑफिस में हो यहाँ नहीं, और जीजू फैसले लेते हैं और तुम उनकी बात मानते हो बस। विराट कहता है, फिर भी है तो मेरा भाई और बॉस तो मैं हूं तुम्हारा, फिर मानो या ना मानो। इस बात पर वेदिका चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था और अदिति से कहती है, ताई चले हमें ज्यादा शॉपिंग करनी है, और विराट को देख आड़ा टेढ़ा मुंह बनाती है और अदिति को खींचते हुए वहां से ले जाती है। वही आज समीरा भी आती है जो आरव से नाराज थी क्योंकि वो उसे घुमाने अपने साथ चेन्नई लेकर नहीं गया था जो वहां मीटिंग के लिए गया था, और उसका गुस्सा निकालने के लिए समीरा आज शॉपिंग करने आई थी। तो वही उसकी नज़र जेंट्स सेक्शन में अपने शादी के कपड़े खरीद रहे कबीर पर जाती है जिसका ध्यान अपने फोन में ज्यादा और कपड़ों पर कम था, और विराट उसे बार बार आवाज लगाकर कपड़े दिखा रहा था। वही लड़कियां और शॉपिंग, कोई कुछ भी कहे पर लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद है, और वेदिका जितना उस शॉपिंग का आनंद ले रही थी उतना ही अदिति भी, भले ही उसकी वो खुशी थोड़ी ही देर की थी क्योंकि वो कपड़े वो बस रस्म निभाने के लिए ले रही थी, लेकिन अदिति खुश तो थी। समीरा जिसने अखबार टीवी में अदिति और कबीर के केस के बारे में पढ़ा था, देखा था, और जैसे अब पूरी दुनिया जानती थी कि कबीर और अदिति शादी करने वाले हैं, इसलिए समीरा कबीर को देख उसके पास जाती है और कहती है, मुबारक हो कबीर, मुझे पता चला कि तुम शादी कर रहे हो। कबीर उसकी ओर देखकर दूसरी ओर देखकर कहता है, तुम इस बारे में ना जानो वही बेहतर है तुम्हारे लिए। समीरा मुस्कुराकर कहती है, हाँ, तुम फिर से एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जो तुमसे प्यार तक नहीं करती है। सभी लोगों ने देखा है, 2 दिन पहले तुम दोनों एक दूसरे को टीवी पर जलील कर रहे थे और 2 दिन बाद सीधा शादी। कबीर कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला गया हूं तो तुम भी जा सकती हो, या फिर तुम्हें मेरी होने वाली बीवी से जलन हो रही है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पति से ज्यादा ताकतवर इंसान हूं, सब कुछ है मेरे पास इसलिए। समीरा इतराकर कहती है, मेरे पति के पास तुमसे पहले से ये सब है, और भूलो मत इतना जिस पैसों पर घमंड दिखा रहे हो वो मेरे ससुर के पैसे और कंपनी है। कबीर मुस्कुराकर अपनी जेब में से चश्मा निकालकर लगाते हुए कहता है, ठीक कहा तुमने, तुम्हारे ससुर के पैसे हैं, पर भूलो मत तुम्हारा पति बचपन से मुझसे हारता आया है और उसकी इसी जलन ने तुम्हें उसके साथ फंसा दिया मुझसे बदला लेने के लिए। और मैं किस औरत से ये सब कह रहा हूं जो कभी एक आदमी की हो ही नहीं सकी उससे। वही अदिति ने शॉपिंग में ज्यादा समय नहीं लगाया था क्योंकि उसे उन कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस उस डील का पहला पड़ाव था। और अदिति फोन करते हुए जेंट्स सेक्शन में आती है और कहती है, तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? इतनी देर से फोन लगा रही हूँ, उठा तो लिया करो। फिर वही उसकी नजर समीरा पर जाती है जिसे देख उसे आरव की याद आती है क्योंकि वो उसकी पत्नी जो थी। समीरा और अदिति एक दूसरे को देखते हैं और समीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तो यह है तुम्हारी पसंद। कबीर कहा, तुम पहले मुझ जैसी मॉडल को पसंद करते थे और अब देखो इतना कमाने के बावजूद एक बहन जी पर फिदा हो गए। वेदिका उसकी बात सुन चिढ़कर समीरा से कहती है, अपनी बातों पर काबू रखो। तभी कबीर कहता है, तुम्हारी जैसी मॉडल अच्छी परी से शादी कर देख ली, अब एक जिम्मेदार डॉक्टर से शादी कर रहा हूं जो कम से कम तुम्हारे जैसी नहीं है, जिससे सिर्फ अपने आप से मतलब है। कबीर फिर अदिति से कहता है, चले डार्लिंग। वेदिका कबीर की बात सुन उससे इंप्रेस हो जाती है कि उसने अदिति की बाजू ली और विराट के साथ बिल काउंटर पर जाते हैं। अदिति ने इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो उनके रिश्ते के बारे में नहीं जानती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे, इसलिए चुप ही रहती है और काउंटर पर जाते हुए कबीर से कहती है, डार्लिंग ये सब क्या था? कबीर कहता है, देखो मुझे तुम्हें उस नाम से बुलाने का कोई शौक नहीं है, बस उस औरत को कुछ बातें समझानी थी। अदिति कहती है, आपको जो करना है कीजिए, पर मैं आपकी कोई ट्रॉफी वाइफ नहीं हूं जिसे आप जब चाहें तब इस्तेमाल करें, और अगली बार से मुझे उस नाम से बुलाना भी मत समझे तुम, और मुझे इज्जत चाहिए है तुमसे। कबीर घमंड वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे तुम बुलाती हो और अपने लिए मेरे मुंह से इज्जत मांगती हो, पहले दूसरों को इज्जत देना सीखो, बाद में खुद इज्जत मिल जाएगी। और जहां तक बात है ट्रॉफी वाइफ की, तो वो तो तुम कभी सपने में भी नहीं बनोगी, पर हाँ इस समीरा की सामने तो तुम भी नहीं झुकना चाहोगी, है ना?
खैर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए कल सुबह 10 बजे मुझे उसी कॉफी शॉप में मिलना। उद्धरण चिन्ह। दोनों अपने अपने कपड़ों के पैसे दे देते हैं और सामान लेकर घर वापस जाते हैं। अदिति समीरा से नफरत तो करती थी, पर इसके लिए वो उसे भला बुरा नहीं कह सकती थी। आरव ने भी उसके साथ बुरा किया था, पर अदिति ने कभी भी उसे भला बुरा नहीं कहा था या उससे बदला लेना चाहा। वही कबीर को बस अपने बदले से मतलब था, उसे बस समीरा और आरव की खुशियां छीनने से मतलब था, क्योंकि आरव और समीरा भी उसके साथ वही करते थे। जब भी वो कहीं मिलते थे, आरव कबीर को जलाने की पूरी कोशिश करता था, समीरा छूकर या गले लगाकर। अदिति जिसकी जिंदगी में आरव कोई मायने नहीं रखता, और कबीर जिसे आज भी अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना है। कैसी होगी इनकी 4 कहानी जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 43 सगाई। कबीर के मुंह से बातें सुन समीरा भी शॉपिंग कर अपने घर वापस जाती है। आज वो घर में अकेली थी, इसलिए उसे आज कबीर ने उससे कही हुई सारी बातें याद आ रही थी, और उसी के साथ साथ उसे जलन भी हो रही थी, क्योंकि भले ही अदिति समीरा जितनी सुंदर तो नहीं थी, पर उसका थोड़ा भी सुंदर होना उसे खाए जा रहा था। समीरा खुद से प्यार करने वाली औरत थी, जिसे उसकी खूबसूरती की वजह से सब पसंद करते थे, पर आज उसे जलन हो रही थी, क्योंकि जो कबीर कभी उसके प्यार में डूबा हुआ था, आज वो उसके सामने किसी और लड़की को डार्लिंग बुला रहा था। समीरा जलन के मारे शराब पी रही थी और उस ग्लास को फेंक देती है। वही कबीर और अदिति जो शादी करने वाले थे, वो दोनों मिलते थे, बातें करते थे, पर वो बातें पति पत्नी की शादी के पहले वाले दिनों की तरह नहीं थी, जहां दोनों एक दूसरे को खुश और इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे या प्यार भरी बातें करते थे। वो दोनों बस काम की बात को लेकर मिलते थे या फोन पर भी सिर्फ काम की बात किया करते थे, और इस बात से दोनों में से किसी को भी परेशानी नहीं थी, और बस वो घर वालों की खुशी के लिए कर रहे थे। अगले दिन वादे के मुताबिक कबीर और अदिति फिर उसी कॉफी शॉप में मिलते हैं, जहां कबीर कहता है, मुझे नहीं पता तुम इस बारे में जानना चाहती हो या नहीं, पर समीरा मेरा गुजरा हुआ कल है। वो मेरी पहली बीवी है और हमारा रिश्ता टूटा इसकी वजह। अदिति उसकी बात काटते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि समीरा आपकी बीवी थी, पर मुझे कुछ नहीं जानना है। हमारी शादी सिर्फ 1 साल के लिए है, उसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तो एक दूसरे से बारे में जानकर क्या करेंगे? कबीर कहता है, अच्छी बात है, और मुझे भी तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में नहीं जानना है, इसलिए इस बात को यही खत्म कर देते हैं। अदिति कहती है, बस इतना ही कहना था तुम्हें। कबीर को समझ नहीं आ रहा था और हिचकिचाते हुए उससे कहता है, नहीं, तुम्हारे अंगूठी का नंबर क्या है? मुझे तुम्हारा अंगूठी का साइज चाहिए है, कल भूल गया था मैं। अदिति कहती है, देखो मुझे भी नहीं पता है, मैं तुम्हें क्लिनिक से फोन कर बता दूंगी और तुम मुझे अपना नंबर बता देना। ठीक है, कहकर कबीर वेटर को बुलाकर पैसे दे देता है और वो दोनों वहां से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उस दिन के बाद कबीर और अदिति एक दूसरे से जरा भी नहीं मिलते हैं और सारी काम की बातें फोन पर ही करते हैं। जल्दी जल्दी दिन जा रहे थे और फिर दिन आता है सगाई का, जहां से कबीर और अदिति की शादी की शुरुआत होने वाली थी। कबीर का परिवार सज धज कर अदिति के घर आता है और इस बार अदिति और कबीर की सगाई बिना किसी झगड़े के खत्म हो जाती है। जहां दोनों के परिवार वाले इस इंटरकास्ट शादी के लिए लोग कुछ न कुछ उनके पीछे कह रहे थे। कबीर के रिश्तेदार उसकी मां माधुरी को कहे जा रहे थे कि कबीर इतने बड़े कंपनी में काम करता है और उसे कोई भी पंजाबी लड़की मिल जाती, एक अच्छे घर की लड़की मिल जाती। तो वही अदिति के रिश्तेदार भी बातें करते हैं कि इस लड़की की शादी अच्छे मराठी घर में लिखी ही थी नहीं। पहले भी पंजाबी लड़का मिला और फिर मराठी, और आज तीसरी बार फिर एक बार मंडप में बैठ रही है। अब पता नहीं यह शादी होगी या नहीं, या फिर यह वाला दूल्हा भी भाग जाएगा। लड़का और लड़की की शादी टूटना आज भी एक बहुत बड़ी बात है, जहां लड़के के इस धब्बे को भुला दिया जाता है, पर लड़की पर लगा हुआ एक छोटा सा भी दाग उसको एक भयानक नजारा दिखाता है। ऐसा ही दाग कबीर और अदिति दोनों पर लगा हुआ था, जहां कबीर तो एक लड़का है इसलिए उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा था, पर अदिति को पूरी दुनिया के तानों को सुनना पड़ रहा था, जिन्हें वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसके कुछ कहने से उसके साथ जुड़ा हुआ उसके परिवार का नाम भी खराब हो सकता था। पर कबीर की मां उन्हें जवाब देती है, मेरा बेटा किसी को भी लाए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए है, और है भी, क्योंकि मेरी होने वाली बहू एक डॉक्टर है। और लोगों के मुंह बंद करती है अदिति की तारीफ कर। वही मालिनी भी कहती है, मेरी बेटी की किस्मत में शायद इतना दुख लिखा होगा इसलिए उसे मिला, पर मेरी बेटी जैसी बेटी किसी की नहीं हो सकती है, और जो लड़का मिला है वो हीरा है। और कबीर की तारीफ कर रही थी। ऐसे ही बातें कर वो दोनों माएँ लोगों का मुंह बंद कर रही थी और दोनों माँ के बीच होने वाली दूरियां भी खत्म हो रही थी, यही सोच कि शायद उनकी बच्चों की किस्मत में यही होगा। कबीर और अदिति की सगाई महाराष्ट्रीय रीति रिवाजों के अनुसार जैसे तय हुई थी वैसे ही होती है, जहां पर विभू यानी लड़की का छोटा भाई अपने जीजाजी के पांव धोता है और उन्हें कपड़े देते हैं, जो लड़की वालों की ओर से शगुन होता है।
तो वही अदिति के लिए भी वही किया जाता है, जहां यूवी अदिति के पांव धोता है और सारी रस्में पूरे करते हैं। एक दूसरे के संग अंगूठियां पहनकर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, जहां एक एक कर सबके पैर छूने होते हैं। और कबीर अदिति से कहता है, और बड़ा परिवार नहीं है तुम्हारा, आपका भी है। उसे आंखें दिखाकर अदिति कहती है। विराट और वेदिका जो दोनों उनके अगल बगल में थे, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इसलिए और उन्हें शांत रहने को कहते हैं कि उनकी सगाई हो रही है और वो दोनों स्टेज पर है, इसलिए कम से कम यहाँ तो मत लड़ो। कबीर विराट से कहता है, तुम लोगों ने पूरे लुधियाना को बुला लिया क्या? हम घर के लोग काफी नहीं थे क्या? विराट कहता है, भाई मैंने क्या किया? जो किया वो माँ और बड़ी माँ ने किया, और वैसे भी बड़ी माँ सामने किसकी चलती है? उनके अंदर का बचपना अभी भी है, भले ही वो बड़ी है। वही अदिति वेदिका से कहती है, अब विदु तू मत बोल, कल इससे भी बड़ा फंक्शन है। वेदिका मस्ती करने के बारे में सोचती है और हाँ में सर हिलाती है। कबीर, अदिति और विराट तीनों उसकी ओर देखकर हैरान हो जाते हैं, और अदिति उस पर बिगड़ते हुए कहती है, तुम लोगों को खर्चा करने की बड़ा शौक है क्या? कबीर अदिति को वेदिका पर बिगड़ते हुए देख कहता है, कर ली ना मिडिल क्लास वाली बात? अरे हम मिडिल क्लास घरों में रहने वालों से सीखो दिलदारी कैसे दिखाते हैं। अच्छा तो तुम्हें इन फंक्शन में मजा आ रहा है तो तुम इसके मजे लो, मुझे कोई शौक नहीं है। जितना मेकअप तुमने किया उससे दिख रहा है किसको कितना मजा आ रहा है। कोई बड़ा फंक्शन नहीं है सिवाय शादी के, हल्दी मेहंदी और संगीत में बस घर के ही लोग हैं और आप दोनों लड़ो मत। फिर तभी कबीर की बुआ जी वहां उन्हें आशीर्वाद देने आती है, जिन्हें देख वो झगड़ा बंद कर देते हैं और वो कबीर से कहती है, कबीर पुत्र तेरी पसंद मानना पड़ेगा, बड़ी सुंदर वोटी बीवी लाया है तू। और एक बात, दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। बुआ जी बस कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है, पहले क्या हुआ आपको पता है ना? बुआ जी प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जानती हूं पर यह वाली अच्छी लग रही है, तेरे साथ जच रही है। उनकी इस बात पर कबीर और अदिति दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि जो दोनों हमेशा लड़ते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। शादी की रस्में शुरू हो गई है और सगाई का पहला पड़ाव जो उस रिश्ते को एक अंगूठियों से बांधता है वो पूरा हो चुका है। अब आगे कैसे होगी रस्में जानने के लिए देखते रहिए। दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 44 मेहंदी का दिन। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है, जहां अदिति के घर सारे मेहमान आए थे। इस बार काका काकू, दादी, शिव और नैना वहिनी भी आए थे। अदिति मेहंदी लगाने बैठी थी और नैना आकर अदिति के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराती है और कहती है, देखो जरा मेरी ननद को कितनी प्यारी लग रही है। वही बैठी हुई दादी कहती है, तेरी शादी का सपना हम सभी का था और कभी नहीं सोचा था कि तेरी शादी इतनी जल्दबाजी में होगी। अदिति अपने परिवारों को देख, उनके प्यार को देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वेदिका और विभू, जिनके ऊपर शादी की ज्यादा जिम्मेदारी थी, वो भी वहां आकर बैठते हैं और वेदिका कहती है, ओह मेहंदी वाली दीदी, आप ना मेरी ताई के हाथों पर मेरे होने वाले जीजाजी का नाम लिखना। अदिति को उसका आइडिया बहुत बुरा लगाता है और वो उन्हें मना करती है, पर वेदिका अपने लड़कपन से कुछ भी बहाने देकर कबीर का नाम लिखवा ही देती है। अदिति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है। कबीर का घर। पूरी सोसाइटी रंग बिरंगी लाइटों और मंडप से सजी हुई थी। शादी वाला घर जो था, कबीर की माँ उस सोसाइटी की जान थी। फिर कबीर की शादी में पूरी सोसाइटी ही चमकने वाली थी। कबीर के घर सब चहल पहल थी। उसके मामा मामी और नानी आए हुए थे। जो कबीर की माँ माधुरी अपनी बेटी को खूब सुना रही थी कि उसने शादी मराठी रीति रिवाजों से होने कैसे दी। वही उसके मामा जी और बाकी लोग खुश होकर शराब पी रहे थे और बाकी घर के बच्चे गाना लगाकर वहां संगीत की प्रैक्टिस कर रहे थे और सब मौज मस्ती के मूड में थे। कबीर अपने कमरे से बाहर आकर देखता है, जिसे वो सब एक सकस में काम करने वाले लग रहे थे, और वो अपने कमरे में वापस जाने ही वाला था तो उसकी नानी, जिन्हें सब बेबे कहते थे, वो उसे आवाज लगाती है और कहती है, क्यों रे, तुझे वो ब्राह्मण ही मिली थी बहू बनाने को? हमारे पंजाब की कुड़िया मर गई थी क्या? कबीर कहता है, बेबे आप ज्यादा सोच रही है, और अपनी माँ को इशारा करता है। तभी यूवी और प्रीति उसे नाचने के लिए खींचते हैं, जिसके लिए वो मना करता है, पर उनकी जबरदस्ती की वजह से उन्हें मना नहीं कर पाता है और उन्हें नाचने देता है। और वही कुर्सी पर अनु के बगल में जाकर बैठ जाता है और अपने लिए शराब बनाकर उसे पी रहा होता है। तभी उसके बगल में बैठी अनु उससे पूछती है, भाई वैसे आप कौन से गाने पर भाभी के साथ नाचने वाले हो? विराट भी वही बैठा था, जो अनु के सवाल पर कबीर की ओर देखता है, जिसकी मुंह से पी हुई शराब वो बाहर फेंकने वाला था, और कहता है, तेरा दिमाग खराब है क्या? अनु ज्यादा पी ली है क्या तूने? कबीर के घर सभी शराब पीते थे सिवाय प्रीति के, और अब प्रीति के साथ अदिति भी थी जो नहीं पीते थे। अनु जो चकना खा रही थी बड़े आराम से कहती है, देख भाई अब यह मत बोल कि तू डांस नहीं करने वाला है।
देख तेरा इतना बड़ा तमाशा हुआ, लोगों को पता चला तो अब लोगों को ये भी पता चले ना तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो और इसलिए शादी कर रहे हो। बाकी तुम दोनों के बीच जो भी हो पर दुनिया को यकीन दिलाना भी जरूरी है ना। अनु और बाकी घरवाले कबीर और अदिति के रिश्ते के बारे में जरा भी नहीं जानते थे। उन्हें लगता था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए कबीर ने शादी के लिए हाँ कहा है। सिवाय विराट और वेदिका के बाकी सब इस सच से अनजान थे। कबीर कहता है, तू कहना क्या चाह रही है? अनु कहती है, भाई आप शादी करोगे तो भाभी के साथ डांस नहीं करोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये दोनों तो इनके साथ जो हुआ इसलिए ये शादी कर रहे हैं अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए। कबीर अनु की बात सुन थोड़ा सोचता है और विराट अनु की बात सुन मुस्कुराता है कि कम से कम इसी बहाने उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका तो मिलेगा और अनु की हाँ में हाँ मिलता है। कबीर अपने मन में सोचता है, अनु कह तो ठीक रही है पर उसको अपने साथ डांस करने के लिए मनाना यानी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। एक तो पहले ही बात न सुनने की बीमारी है उससे, और ऐसे ही बड़बड़ करते हुए वो घर के बाहर नीचे चला जाता है। रोजी कबीर की माँ की दोस्त जो नीचे वाले घर में रहती थी कबीर को देख आवाज लगाती है, अरे वो दूल्हे मियाँ कहाँ जा रहे हो? कबीर मुस्कुराकर कहता है, रोजी आंटी कैसी है आप? रोजी कहती है, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं थी ना तेरे से शादी करने को तैयार, मेरे से कर लेता तू। कबीर उनकी बात पर बस मुस्कुराता है और फोन का बहाना देकर वहां से चला जाता है। रोजी आंटी कबीर के मौसी जैसी थी जिसकी एक बेटी थी, वो भी लंदन में, और वो पति के साथ रहती थी और कबीर का मजाक भी उड़ाया करती थी। नीचे जाकर वो अदिति को फोन लगाता है जो उसका फोन नहीं उठाती है। कबीर उसे फिर से फोन लगाता है और अदिति उसका फोन देख आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए फोन उठाती है और कहती है, क्या है, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? मुझे तुमसे कुछ काम है, हमें संगीत पर डांस करना होगा। अदिति कहती है, इतनी रात को पी रखी है क्या तुमने? कबीर कहता है, देखो शराब रात को ही पी जाती है और मेरे कुछ क्लाइंट वहां होंगे, इसलिए वैसे भी शादी का नाटक का हम कर ही रहे हैं तो डांस का नाटक भी कर लेते हैं। अदिति कहती है, चोट का बहाना दे दीजिए, फिर कोई डांस नहीं करने को बोलेगा। कबीर उसकी बात से चौंक जाता है और कहता है, इम्प्रेसिव, आज पहली बार कोई अक्ल की बात की है तुमने। अदिति कहती है, एक्सक्यूज मी। कबीर कहता है, बाय, और फोन काट देता है। अदिति सोचती है और अपना फोन खत्म कर वापस मेहंदी लगाने चली जाती है। कबीर अब डांस नहीं करना होगा इस वजह से खुश हो जाता है और अपने परिवार वालों के पास बैठकर खुशी खुशी शराब पीने बैठ जाता है। उसके घर वाले भी उसे देख खुश हो जाते हैं और सब रात भर पार्टी करते हैं। क्योंकि लड़के के घर मेहंदी का फंक्शन नहीं होता है इसलिए आज कबीर के घर वाले उसकी बैचलर पार्टी माना रहे थे और कबीर बस शराब के मजे ले रहा था। आगे जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 45 संगीत और हल्दी। संगीत का दिन। अगले दिन संगीत का एक छोटा सा फंक्शन होता है जो कि रात के वक्त था, इसलिए सुबह कबीर अपने ऑफिस जाता है क्योंकि उसे शादी में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके घर वाले मना करते हैं पर फिर भी वो क्लाइंट का बहाना देकर वहां से चला जाता है कि फंक्शन रात को है कहकर। अदिति भी अपने क्लिनिक जाती है पेशेंट्स का बहाना देकर। खैर आज संगीत था और उन दोनों को ही डांस नहीं करना था, इसलिए दिन में कोई काम नहीं थे। जिन्हें डांस करना था वो प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए उन्हें आज जाने के मिल भी जाता है पर कल से घर रहने की वार्निंग भी मिलती है। पर कबीर उनकी बात नहीं सुनता और अपना काम शुरू ही रखता है शादी के दिन तक भी। पर खैर वो लड़का था इसलिए रस्में उसके लिए ज्यादा नहीं थी, जहां अदिति को छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि लड़की के घर में रस्में ज्यादा होती है। शाम को संगीत के फंक्शन में कबीर और अदिति दोनों मिलते हैं। उन्हें सोफे पर सबके बीच में बैठा दिया होता है पर जहां वो एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं पर एक दूसरे की ओर जरा भी नहीं देखते हैं। एक एक कर दोनों परिवार के लोग डांस करते हैं, जहां माधुरी और मालिनी एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। सभी के बाद युवी और वेदिका जो वहां के होस्ट थे, सभी के डांस होने के बाद वो दोनों दूल्हा दुल्हन को डांस के लिए बुलाते हैं, जिस पर कबीर और अदिति दोनों हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। अदिति कबीर के कान में पूछती है, क्या है ये सब? हम डांस नहीं करेंगे ऐसा तय हुआ था ना? कबीर कोई भी बहाना बनाकर कुछ भी नहीं बताया था, जो बात वो भूल गया था उसे याद कर अपने सर पर हाथ मारता है। अदिति उसे देख कहती है, अब यह मत कहना कि तुमने बहाना बनाया ही नहीं। सॉरी, भूल गया। ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम? कबीर कहता है, मैं भी इंसान हूं और हमेशा क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं मैं। विराट वहां आता है और कहता है, भाई भाभी चलिए स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। कबीर कहता है, मेरे भाई तू जानता है मैं नाच नहीं सकता। और तभी वेदिका वहां आती है और कहती है, अच्छा है जीजू, मेरी ताए आपको सिखा देगी, वो चैंपियन है डांस में। अदिति कहती है, वेदू इन्हें चोट लगी है इसलिए वो डांस नहीं कर सकते हैं। वेदिका कहती है, कब ताए? जीजू तो अच्छे से चलकर आए हैं।
देखा मैंने उनको, आखिर मैंने ही स्वागत किया था उनका। प्रीति और बाकी सब कबीर और अदिति के भाई बहन फिर वहां आते हैं और अदिति के भाई बहन और कबीर के भाई बहन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है उनके डांस के लिए, जहां कोई अदिति की सराहना करते हैं तो कोई कबीर की सराहना करते हैं। और इस झगड़े में मालिनी अदिति की मां और माधुरी कबीर की मां भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उस झगड़े में कूद पड़ते हैं। उनका झगड़ा देख अदिति और कबीर ना चाहते हुए डांस करने राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें चुप करने का वही एक तरीका था। जहां यूवी जालिमा का गाना लगाता है, क्योंकि कबीर को शाहरुख खान बहुत पसंद था और वो दोनों पहली बार एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। पहली बार वो दोनों एक दूसरे को छूते हैं, जहां अदिति को उसके छूने पर अच्छा नहीं लग रहा था, पर कबीर को भी उसे ऐसे छूने पर अच्छा नहीं लग रहा था। और वो जैसे तैसे कर डांस खत्म करते हैं, जहां उनके डांस पर उनकी खूब सराहना की जाती है और कुछ रिश्तेदार यह भी कहते हैं कि वो दोनों एक साथ खूब अच्छे दिखते हैं। ऐसे ही मजा मस्ती कर संगीत का फंक्शन भी अच्छी तरह से खत्म हो जाता है। अगले दिन हल्दी कबीर के घर खूब जोर शोर से हल्दी खेली जाती है। पंजाबी जो थे, जिन्हें हर फंक्शन में बस धूम धड़ाका और मजा चाहिए है। सोसाइटी की सारी औरतें वहां थी। आखिर सोसाइटी की सबसे प्यारी माधुरी आंटी के बेटे की शादी जो थी, इसलिए पूरी बिल्डिंग को बुलाया गया था सिवाय समीरा की मां को। सभी हल्दी का फंक्शन पूरा करते हैं। कबीर को हल्दी लगाई जाती है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उसे अदिति के नाम से चिढ़ाया जाता है, क्योंकि कल अदिति के मेहंदी का जो रंग आया था वो बहुत गहरा था, जिस वजह से कबीर अदिति से कितना प्यार करता है इस बात का अंदाजा लगाकर उसे सब छेड़ रहे थे। अदिति का घर, सब अदिति के घर पर दूल्हे के यहाँ से हल्दी के आने का इंतजार कर रहे थे। मालिनी और अदिति की दादी बड़बड़ करे जा रही थी, क्योंकि अभी तक हल्दी उनके घर नहीं आई थी, जो जरूरत से ज्यादा समय ले रही थी। जय अदिति के बाबा और अदिति की चाची उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वही सारी लड़कियां अदिति के कमरे में बैठी हुई थी, अदिति को उसकी बैग पैक करने में मदद कर रही थी और थोड़ा रो भी रही थी। आखिर सबकी लाडली अदिति उस घर से जाने वाली जो थी, अदिति भी उस घर में बिताए वो सारे पल याद कर रही थी, जैसे वो कॉलेज जाना हो या आधी रात को किसी पेशेंट को देखने जाना हो। घर पर कोई उसे मना या टोका नहीं करते थे। विभू के साथ लड़ाई हो या उस पर चिल्लाना हो या अपने आई बाबा को कुछ समझाना हो या उन्हें प्यार से गले लगाना, ही सारी बातें अदिति को याद आ रही थी और वो बातें उसकी आंखों में आंसू भी ला रही थी। तभी कबीर और उसके सारे भाई बहन अदिति के यहाँ आते हैं, जो शराब में डूबे हुए थे, सिवाय विराट जिसने कम पी थी और प्रीति को छोड़कर जो उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी खड़े रहने में। अदिति की दादी उन्हें अंदर आने को कहती है और 1 मिनट में पकड़ लेती है कि वो सभी शराब पीकर हैं। अदिति की दादी आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर उनके लिए चाय के बजाय नींबू पानी लाने को कहती है और उन्हें थोड़ा बहुत सुनाती भी है कि शादी के घर में इतने काम होते हैं और तुम बच्चे होकर यहाँ शराब में डूबे हुए हो। तभी दादी की डांटने आवाज सुन अदिति वहां आती है, जिसने हल्दी के पीले कपड़े पहने हुए थे, और अदिति को देख कबीर के सारे भाई बहन खुशी से चीखते हैं। भाभी। अदिति उन्हें ऐसे चिल्लाते देख हैरान हो जाती है और उनके पास आती है। अनु नशे की हालत में उसके पास जाती है और अदिति के गले में हाथ डालकर उसके कान में रोने का नाटक करते हुए कहती है, भाभी आपकी दादी बहुत डांट रही है, कुछ करिए, उन्हें चुप करिए। एक तो पहले ही हमने शराब ज्यादा पी है, जिस वजह से सिर दर्द दे रहा है, और ऊपर से आपकी दादी जो और सिर दर्द दे रही है। अदिति उनकी हालत समझती है और जैसे तैसे मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहती है और वेदिका को बुलाती है, जिसे विराट की नजरें कब से ढूंढ रही थी। विराट उसे देख अजीब तरह से अपने दांत दिखाते हुए उसे हाय कहता है। उसे ऐसे देख वेदिका हैरान होकर अजीब तरह से मुस्कुराती है और हाय कहती है। तभी अदिति वेदिका को दादी को ले जाने को कहती है और सारा मामला इशारों में समझाती है। कबीर के भाई बहन को नींबू पानी देकर और थोड़ी देर बैठने के बाद कबीर के भाई बहन वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद अदिति को हल्दी लगाई जाती है। अदिति के हल्दी का कार्यक्रम शुरू होता है। कबीर के घर जैसे वहां नहीं था। अदिति के घर सब खुश भी थे और दुखी भी, एक एक कर सब आते हैं और अदिति के साथ बिताए पल उसे याद दिला देते हैं, और वहां खुशियों के साथ साथ दुख भी था। आखिर घर की बेटी अपने घर से किसी और के घर को अपना घर बनाने जो जा रही थी। और ऐसे ही रोने धोने और हंसते मुस्कुराते हुए अदिति का हल्दी का फंक्शन खत्म होता है। हल्दी जो एक नई नवविवाहित जोड़े को बुरी नजरों से बचाने के लिए लगाई जाती है, और वो रस्म पूरी हो गई थी और कल अदिति और कबीर की शादी थी, जो कैसी होगी जानने के लिए देखना जारी रखें। दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 46 शादी। हल्दी का फंक्शन खत्म होने के बाद अदिति के घर सब सो गए थे, पर अदिति, नैना वहिनी और वेदिका तीनों अदिति के कमरे में बैठे थे और मेहमानों की बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वेदिका कहती है, ताई मैं आपको बहुत याद करूंगी। वही अदिति उबासियां लेते हुए मुस्कुराती हैं। नैना उसे देख कहती है, क्या बात है अदु, कल तेरी शादी है और तू उबासियां ले रही है, जबकि आज के दिन लड़कियों की नींद उड़ जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है,
क्या नींद उड़ेगी वहिनी? आप जानते हो हम शादी क्यों कर रहे हैं, वरना मुझे तो उससे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो वो कबीर भाटिया पसंद भी नहीं है। नैना उसे समझाते हुए कहती है। अदू देख, जो कुछ भी तुम दोनों के साथ हुआ वो बुरा हुआ और तुम दोनों ने अपनी जिंदगी का फैसला लिया, पर शायद इस शादी में और भी हो। अदिति कहती है, क्या होगा, जैसे हमारी जगह कोई और भी होता तो यही फैसला लेता, और हमने यह शादी का फैसला लिया है, वैसे ही इस शादी के अंजाम का फैसला भी लिया है। नैना और वेदिका हैरान होकर कहती है, अंजाम क्या मतलब है आपका? अदिति को तभी याद आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कबीर और उसके बीच ही है और कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। और बात बदलते हुए कहती है, अच्छा मुझे ना मैग खानी है वेदू, अब तो हम रात को मैगी बनाकर खा भी नहीं सकेंगे। तीनों उस बात को याद कर हंसते हैं और नैना कहती है, मैं बनाकर लाती हूँ। कबीर अपने कमरे में बैठ हुआ होता है, टेबल पर शराब की बोतल भी थी, घर के सारे लोग सो चुके थे और वही कबीर अपनी और समीरा की शादी का एल्बम देख रहा था, उसे याद कर रहा था और उसकी फोटो से कहता है, क्यों किया तुमने, कितना प्यार करता था मैं तुमसे, आज मेरे पास सब कुछ है समीरा सिवाय तुम्हारे, और अब कोई और तुम्हारी जगह आ रहा है। पर पता है वो लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती है, पता है क्यों? क्योंकि उस जगह के मेरे जिंदगी में अब कोई मायने नहीं है कि उस जगह आने वाले किसी भी इंसान पर मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ और उस लड़की की जिंदगी अपने साथ खराब कर रहा हूँ। पर पता है, मुझे लगा था वो तुम्हारे जैसी नहीं है, एक डॉक्टर है और शायद उसे किसी को जरूरत नहीं है, पर फिर भी बस अपनी इज्जत बचाने के लिए हम शादी कर रहे हैं। आखिर वो भी तुम्हारे जैसे ही निकली, अपना फायदा देखने वाली, और गुस्से से वो बोतल नीचे फेंक देता है। घर के लोग नशे में थे इसलिए कोई उस आवाज को सुन नहीं पाता है और कबीर शराब पीते पीते कब उस सोफे पर सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। शादी का दिन। कबीर के रात के किस्से के बारे में किसी को पता नहीं होता। कबीर जल्दी उठकर सब साफ कर देता है और अपनी शेरवानी पहनकर तैयार होता है और हॉल के सोफे पर जाकर बैठ जाता है जहां सब इधर से उधर भाग रहे थे तैयार होने के लिए और वो उनका इंतजार कर रहा था। अदिति के घर जल्दी उठ सब तैयार होकर हॉल में जाते हैं जहां शादी होने वाली थी। जहां अदिति हरे रंग का लुगड़ा साड़ी पहनने का एक तरीका पहना हुआ था, बालों का जुड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाया हुआ था और गहनों में वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वही कबीर और उसका परिवार वहां पहुंचता है जिनका स्वागत अदिति के घरवाले करते हैं। कबीर को अंदर आकर नए कपड़े दिए जाते हैं जो अदिति के कपड़ों के साथ मिलते थे, हरा धोतर और सफेद कुर्ता था। कबीर को धोतर में देख कबीर के भाई बहन खूब हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कबीर उनकी बातों को अनदेखा करता है। वही शादी अंदर जाकर शादी की रस्में शुरू होती हैं जहां सबसे पहले मंगलाष्टक, मराठी शादियों में बजने वाला शुभ मंगल, जो 8 बार शुभ मंगल सावधान ऐसे बोला जाता है। फिर अदिति के आई बाबा आगे आकर उसका कन्यादान करते हैं जहां उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह से पराई होने वाली थी। उसके बाद कबीर अदिति को मंगलसूत्र पहनाता है जहां वो दोनों ही मंगलसूत्र पहनाते वक्त अलग अलग देखते हैं। उसके बाद कबीर अदिति की मांग भरता है और फिर दोनों सप्तपदी 7 फेरों के लिए तैयार होते हैं जहां वेदिका कबीर के जूते चुराने की कोशिश करते हैं पर कबीर ने अपने जूते पहले ही विराट को दे दिए थे इसलिए वो चुरा नहीं पाती है। पर वही जहां हर एक फेरा कबीर को समीरा के साथ लिए हुए उन वादों उसके साथ बिताए पलों की याद दिलाता है, तो वही अदिति को भी आरव के साथ बिताए पल उसके साथ ली हुई वो कस्में याद आती है, भले ही वो झूठी क्यों ना थी पर अदिति का प्यार सच्चा था। वही अदिति के बहन भाई जूते चुराने की कोशिश जारी रखते हैं पर विराट अपना दिमाग चलाकर जूते इधर से उधर घुमाता है और अदिति के भाई बहन के हाथों जूते का डब्बा जरा भी आने नहीं देता है, पर हकीकत में वो उन्हें ऐसे ही घुमाता रहता है और वो खुद कबीर के जूते पहनकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। पर वेदिका को जब पता चलता है कि जूते विराट के पास है और तो कुछ भी नहीं कर सकती है और इस वजह से उन्हें जूते का नेग नहीं मिलता है, जिस वजह से वो दुखी हो जाती है। पर वेदिका अपने मन में विराट से इस बात बदला लेने की कसम जरूर खा लेती है और कहती है, विराट भाटिया तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया और इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उनके इस खेल में कब सप्तपदी खत्म हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता है और पूरे रस्म रीति और 3 रिवाजों के संग अदिति देशपांडे आज से अदिति कबीर सिंह भाटिया बन जाती है, जिसके बाद कबीर और अदिति सभी बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं अपनी नई जिंदगी के लिए और शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है। अब इन सारी रस्मों के बाद बारी आती खाना खाने की, जिसे मराठी में लग्नाची पंगत ऐसा कहा जाता है, जहां पहले के जमाने में लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को खुद परोसकर खाना खिलाया करते थे पर अब दोनों परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं। पर अदिति की दादी की वजह से जो पुराने समय की थी इसलिए आज भी पुरानी वक्त के जैसे ही उन्हें पहले खाना खिलाया जाता है। और सब खत्म होने के बाद बारी आती है अदिति की विदाई की, जहां अदिति और उसके घरवाले खूब रोते हैं। जितने आंसू अब तक रोके थे वो अब नहीं रुकते हैं और सब फूट फूट कर रोते हैं। विभू अदिति के आंसू रुक नहीं रहे थे, बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है।
जहां एक पल वो लड़ते हैं तो दूसरे पल ही हंसते रहते हैं, एक दूसरे साथ लेते हुए पापा और मम्मी की डांट से बचते हैं। जहां एक दूसरे को बराबर आधा आधा बराबर मिलने के लिए लड़ते हैं या टीवी के रिमोट के लिए। पर जितना भी लड़े पर बिना उन्हें एक दूसरे से लड़े बिना खुशी नहीं मिलती है। विभू अपने ताई को देख खूब रोता है, उनकी लड़ाइयां, उसका अदिति को परेशान करना और बाकी सब याद करते हुए रोते सिसकते गले लगाते हुए अदिति से कहता है, ताई आपको मैं बहुत याद करूंगा, आप हमेशा मेरी हर परेशानी का सवाल का जवाब थे, अब मैं किससे जवाब पूछूंगा। अदिति रोते सिसकते हुए कहती है, वेदू है ना, उससे पूछना। और दोनों गले मिलकर जोर जोर से रोते हैं। कबीर अदिति को रोते हुए देखता है जो आज पहली बार उसे कमजोर लग रही थी। उनकी इतनी मुलाकातों में वो रात हो या दिन या कबीर से लड़ाई करना हो, पर कबीर ने उसे कभी इतना कमजोर नहीं देखा जितना आज उसने उसे देखा था। पर कबीर उसे अनदेखा कर विराट को कहता है, गाड़ी निकाल, ये सब खत्म नहीं होने वाला है। और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वही अदिति भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में चली जाती है। धीरे धीरे पूरा शादी का मंडप खाली हो जाता है, जहां वेदिका अपने ताई को बाय बाय करते हुए अपने मोठियाए और मोठे बाबा को संभाल रही थी। वेदिका एक बिंदास लड़की थी जिसे लड़कों जैसा रहना पसंद था, इसलिए वो थोड़ा ही रोती है और उन्हें संभालती है। आज से अदिति कबीर की हुई, जहां उन दोनों के बीच ना ही कोई प्यार है और ना ही एक दूसरे के लिए जरा भी इज्जत। तो कैसा होगा ये रिश्ता जो चलने वाला था 1 साल के एक कॉन्ट्रैक्ट पर। जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। चैप्टर 47 शादी के बाद कबीर का घर। अदिति आज शादी के बाद पहली बार कबीर के घर आई थी। माधुरी अदिति के अंदर आने से पहले पंजाबी रीति रिवाजों के अनुसार दरवाजे में सरसों का तेल डालती है और उन दोनों की आरती उतारकर अदिति को चावल से भरा हुआ कलश अदिति अपने दाहिने पांव से गिराने को कहती है। सभी खुशी से अदिति का उस घर में स्वागत करते हैं। तभी कबीर भी अपना गठबंधन खोल फोन आने पर बात करने घर के बाहर चला जाता है। सभी औरतें अदिति को बीच में बैठाकर उसकी चूड़ा और कलीरे की रस्म को पूरा करते हैं, जहां कलीरे अनु पर गिरते हैं और अब अगली शादी उसकी ही होगी, इसलिए सब उसे चिढ़ाते हैं। माधुरी अदिति से कहती है, देख पुत्र, अब तू है पंजाबी बहू और हमारे यहाँ चूड़े की रस्म होती है और इसे पूरा 1 महीना पहनना पड़ता है। अदिति कहती है, आंटी जी मैं कैसे? माधुरी कहती है, पहले तो अब मैं तेरी पेशेंट हूँ, नहीं तेरी सास हूँ, इसलिए तू मुझे माँ बुला या मम्मी बुला या अंग्रेजी वाला मोम बुला, पर आंटी मत बुला। और देख ये रस्म है इसलिए करनी तो पड़ेगी, करेगी ना तू? अदिति कहती है, मम्मी जी पर जब मुझे सर्जरी करनी हो मैं तब कैसे पहने रखूंगी? अनु कहती है, ओजी भाभी आपके पास तो वो है ना नियति, उसको बोलना, पर यह रस्म है और हमारे यहाँ इसे माना जाता है, इसलिए इस रस्म को इसको मत तोड़ना। और हम पंजाबियों में इसे न पति के अच्छे और लंबी उम्र के लिए माना जाता है। अदिति अपने मन में मजाक करते हुए सोचती है, इससे अच्छा तो वो मर ही जाए, मुझे छुटकारा मिल जाएगा, और मुस्कुराते हुए उन्हें हाँ कहती है। फिर माधुरी अदिति को अंदर जाकर आराम करने को कहती है। अदिति इधर उधर देखती है, वहां आई हुई थी पर उसे अभी भी कबीर का कमरा नहीं पता था, क्योंकि वो बस अपनी सासू माँ के कमरे में ही गई थी और इसलिए इधर उधर देखती है। मीरा उसको देख समझ जाती है और प्रीति से कहती है, प्रीति जा अपनी भाभी को कमरा दिखा दे जरा। और माधुरी यूवी से अदिति का सामान गाड़ी में से निकाल कर लाने को कहती है। प्रीति उसे कबीर के कमरे तक छोड़ देती है, जो कि फूलों से सजाया हुआ था उनकी सुहागरात के लिए, जिसे देख अदिति अजीब शक्लें बनाती है क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। फिर कबीर वहां आता है जो उसे और उस कमरे को देख मुंह फेर लेता है और अपने ऑफिस जाने की तैयारी करता है। अदिति उसे तैयार होता देख उत्सुकता से पूछती है, तुम कहीं जा रहे हो? कबीर उसकी ओर देखता भी नहीं और कहता है, तुमसे मतलब? नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी, अभी शाम हो रही है ना इसलिए। कबीर कहता है, तो मत पूछो क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें तो कोई काम है नहीं, इसलिए तुम बैठो। उद्धरण चिन्ह। और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है जो उसके कमरे के बाहर था। आखिर मिडिल क्लास घरों में एक ही बाथरूम होता है। अदिति कबीर के वहां से जाने की बात पर बहुत खुश होती है और अपने कपड़े बदलकर कुर्ती पजामा पहनकर सबसे पहले एक अच्छी नींद लेती है। फिर रात के 8 बजे उठाकर अलमारी में अपने कपड़े संभाल कर लगाती है। कबीर अभी भी घर पर नहीं आया था। घर पर खाना भी नहीं बनने वाला था, ऑर्डर कर दिया था क्योंकि किसी को खाना बनाने का मन नहीं था। अदिति को अपने कपड़े समेटते हुए 11 बज जाते हैं और तभी कबीर आता है और अदिति को आराम से टीवी देखते हुए देखता है। दोनों एक दूसरे को अनदेखा करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। कबीर सोने के कपड़े पहनने जाता है और अपने ड्रॉर में से एक शराब की बोतल बाहर निकालता है और अपने बेड पर बैठने जाता है। उसे उसी बेड पर बैठते हुए देख अदिति खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें जरा भी मैनेज नहीं है क्या? मैं बैठी हूं न यहाँ। कबीर उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ? इंसान सुबह का तमाशा खत्म कर ऑफिस से थक के आया है और अब उसे वो काम करने दोगी जो उसे खुशी देता है।
अच्छा सोचा था रोज के जैसे शराब पीते हुए मैच देखूंगा, पर अब एक नई मुसीबत को झेलना पड़ता है। हाँ तो सोइए, टीवी देखिए, पर शराब क्यों पीनी है, अच्छी बात नहीं है, और जो करना है। सोफे की ओर इशारा करते हुए कहती है। वहां उस सोफे पर क्या है, ना तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है, नहीं तो आप वहां सोफे पर सोएंगे। कबीर उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहता है। हाँ पर मैं यही सोऊंगा, बेड मेरा है और तुम वहां सोफे पर सोओगी। अदिति कहती है। मैं क्यों, तुम जाओ। कबीर कहता है। देखो मैं तो यही सोने वाला हूं, तुम्हें मेरे बगल में सोना हो तो सो, वरना जाओ उस सोफे पर। अदिति इतनी मुलाकातों में एक बात तो समझ गई थी कि कबीर जिद्दी है और वो नहीं उठने वाला, इसलिए चुपचाप अपनी चद्दर उठाकर वहां सोफे पर सोने चली जाती है। और कबीर अपनी शराब पीते हुए अपनी मैच का आनंद उठाता है। सुबह दोनों ही थकावट की वजह से देर से सोकर उठते हैं और अदिति पहले उठती है, जहां 9 बजे देख वो हैरान हो जाती है और हड़बड़ी में उठने की वजह से सोफे से नीचे गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुन कबीर उठ जाता है और उसे नीचे देख हंसता है, जहां उसके गाल पर 2 खड्डे पड़ते हैं जो अदिति देखती है। अदिति नौटंकी वाली हंसी के साथ कहती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। उठो जरा, हमें आई के घर जाना है सत्यनारायण की पूजा के लिए। और खबरदार, अगर तुमने आज एक भी बूंद शराब पी तो मेरे आई बाबा के सामने, समझ में आया। कबीर अपनी हंसी रोककर कहता है। अब क्यों जाना है, शादी हो गई, सब खत्म अब। और तुम मुझे शराब पीने से रोक नहीं सकती हो। हाँ शादी हो गई है, पर यह भी एक रस्म है जिसे पूरा करने जाना होगा। और शराब आप नहीं छुएंगे। कबीर कहता है। बिना शराब के मैं बोर हो जाऊंगा, और वो तुम्हारी दादी पागल है, जब देखो तब मुझे चिढ़ती रहती है। हाँ तो अब आप उनके पोते दामाद हो और हमारे यहाँ इतना मजा मस्ती चलती है। कबीर और अदिति दोनों अपनी जगह से उठ जाते हैं और कबीर अलमारी में से कपड़े निकालता है, पर वहाँ अदिति की साड़ियाँ देख कहता है। यह क्या है। मेरे कपड़े हैं, अभी आपका जो है वो मेरा भी है, कम से कम 1 साल के लिए, इसलिए मैंने यहाँ रख दिए हैं। कबीर उसकी बात सुन उसके कपड़े बाहर निकालकर बेड पर फेंक देता है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने जो अलमारी गिफ्ट की थी ना, वो यूवी के कमरे में है, और वहां जाकर अपने कपड़े रख दो। अदिति हैरानी से मुंह खोलकर पूछती है। क्या तो आप चाहते हो मैं अपने कपड़े लेने रोज यूवी के कमरे में जाऊं, और आपसे शादी की है इसलिए आधा हक मेरा भी है इन पर, आप मानो या ना मानो। कबीर कहता है। जो करना है करो, पर मुझे यहाँ कपड़े दिखे तो वो रोज तुम्हें ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हुए मिलेंगे, सो चॉइस इज योर्स। मैं चला नहाने। अदिति बस खड़ी ही रह जाती है और अपने कपड़े समेटने लग जाती है और अपने आप से कहती है। किसके साथ फंस गई हूँ देवा, आपको यही आदमी मिला था क्या, कोई और ढूंढ लेते। मुझे लगा मुझसे शादी के बाद कोई बदलाव करेगा, पर नहीं, पहले जैसे ही शराब में डूबे रहो, बस भगवान जी आ जाए बाबा के सामने, यह नशे में ना रहे बस। जिनके दिन की शुरुआत ही देर से हुई, जिनके दिल में नफरत भरी कैसी होगी। कबीर और अदिति की सत्यनारायण की यह पूजा जानने के लिए देखते रहिए। दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 48 सत्यनारायण की पूजा। कबीर का कमरा। कबीर ने फेंके हुए उसके कपड़े उठाकर अदिति अपने कपड़े फिर से अपनी सूटकेस में रख देती है और बाथरूम से कबीर के आने का इंतजार करती है। पहले कबीर तैयार होकर हॉल में आता है और थोड़ी देर बाद अदिति भी लाल बनारसी साड़ी और गजरा पहनकर आती है, क्योंकि उन्हें पूजा के लिए जाना था। पर उन दोनों के देर से आने की वजह से कबीर के भाई बहन उसे और अदिति को खूब चिढ़ाते हैं कि भाई भाभी कल रात को अच्छे से तो सोए ना, काफी देर तक सोते रहे आप दोनों। कबीर उन पर चिल्लाता है कि ज्यादा मत सोचो और उन्हें चुप रहकर अपना अपना काम करने को कहता है। माधुरी अदिति से कहती है। देख अदिति, आज वैसे तो आज तेरी पहली रसोई थी, पर आज तो तेरी माँ ने तुझे पूजा पर बुलाया है, तो कल तेरी पहली रसोई होगी। इसलिए हंसते हुए उससे कहती है। कल जल्दी उठ जाना। माधुरी की इस बात पर सब हंसते हैं सिवाय अदिति और कबीर के। कबीर उन्हें अनदेखा करता है और विराट को अपने कमरे में ले जाकर उसे साथ चलने को कहता है। विराट कहता है। भाई मैं वहां क्या करूंगा, मेरे साथ बैठेगा। विराट कहता है। भाई ये पूजा नया जोड़ा साथ में करते हैं, मैं वहां आपके साथ थोड़ी बैठ सकता हूँ। कबीर कहता है। तो मेरे साथ टाइम पास करने चल। वैसे भी मेरे ससुराल के लोग आधे पागल हैं, संस्कृत में बड़बड़ करते रहते हैं, कल शादी में वो मंत्र सुने ना। तभी अदिति अंदर आती है और कहती है। बड़बड़ करने की आदत तुम्हें है, हमें नहीं, और विराट तुम चलो साथ में, क्योंकि मैं इनको अकेले नहीं झेल पाऊंगी। कबीर खुश हो जाता है और कहता है। देख अब इसने भी बोल दिया, चल अब तू भी और ऑफिस फोन कर बता दे। विराट को उन दोनों के बीच कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता है और अपने भाभी के कहने पर बात मान लेता है। सब कुछ हो जाने पर अदिति कहती है। अब चले, देर हो रही है। तीनों कबीर की गाड़ी में बैठकर अदिति के घर जाते हैं। जहां हॉल में अदिति के घर पर फूलों और केले के पत्तों से हवन के कुंड को सजाया गया था। अदिति और कबीर के बैठने के लिए आसन था।
वेदिका आती है और उन तीनों का स्वागत करती है, उन्हें बैठाती है जहां सब आदिति के भाई बहन ही थे क्योंकि घर के बड़े तो हवन सजाने में लगे थे। वेदिका अपने कबीर जीजू से कहती है, जीजू आपको और ताई को अकेले आना था, इस कबाब में हड्डी को क्यों लेकर आए हो? विराट वेदिका को देखता है और कहता है, सीधे सीधे बोलो ना, विराट को क्यों लाए हो? यह क्या कबाब में हड्डी बुला रही हो? वेदिका कहती है, जैसे काम वैसे नाम, उस 3 दिन भी शॉपिंग पर तुम आए थे। विराट कहता है, तो तुम भी तो आई थी कबाब में हड्डी बनने। मैं मेरे ताई के कहने पर वहां आई थी, वैसे ही मैं मेरे भाई के कहने पर आया था यार। शिव और नैना वहिनी वहां आते हैं जो उन दोनों की नोक झोंक देख उन्हें चुप करवाते हैं। शिव कबीर के पास बैठता है और कबीर से कहता है, जीजा जी कैसे हैं? देखिए मुझे पता है हमारी अच्छे से बात हुई नहीं कभी, पर आप इसे अपना ही घर समझिए, और हाँ, हम मराठी लोगों में दामाद जी को बड़ा आदर मिलता है, इसलिए आपको जो भी चाहिए है मुझे बताइए। कबीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, इतना क्यों फॉर्मल हो रहे हो? मेरे ख्याल से हमारी उम्र एक ही है, तो तुम मुझे ना दामाद बुलाओ और ना जीजाजी, सिर्फ कबीर कहो, मुझे अच्छा लगेगा। और वहिनी आप भी कबीर बुलाए, पर मैं आपको वहिनी ही बुलाऊंगा। शिव मुस्कुराकर कहता है, हाँ पर तुम हो तो दामाद ना। कबीर कहता है, क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी मुझे एक दोस्त मिल जाएगा क्योंकि बाकी सब तो छोटे ही है यहाँ मुझसे। ठीक है, जैसा तुम कहो कबीर। और फिर उनके बीच बातचीत होती है, कबीर उसे काम क्या करते हैं वगैरह पूछता है। वही वेदिका उन लोगों को बात करने देती है और अदिति को अपने साथ अंदर ले जाती है, और दोनों बिस्तर पर बैठकर वेदिका नौटंकी वाली हंसी के साथ पूछती है, ताई कुछ हुआ क्या आपके बीच? जीजू पूरा बदल गए हैं, कुछ नोटी नोटी हरकतें। अदिति उसे देख गंदी सी शक्ल बनाती है और कहती है, छी, बुद्धू लड़की, पागल है क्या? और उस कबीर में दूसरों से बात करने की तमीज तक नहीं है, और तू क्या ये बकवास पूछ रही है? वेदिका कहती है, अरे ताई वह नहीं, वो जो पति पत्नी के बीच होता है शादी के बाद, वही पूछ रही हूँ। अदिति उसे मजाक में एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अब जोर का थप्पड़ खाएगी तू। फिर नैना वहां आती है, अदिति को पूजा के लिए बुलाती है और उसे कबीर के साथ पूजा के लिए बैठने के लिए कहती है। और नैना के जाने के बाद अदिति खड़ी हो ही रही थी तो वेदिका फिर पूछती है, कुछ हुआ क्या? अदिति मुस्कुराते हुए उसे मजाक से थप्पड़ मार कहती है, बाहर चल। अदिति और कबीर दोनों सत्यनारायण की पूजा करते हैं, और पूजा खत्म होने के बाद घर के सभी बड़े यानी अदिति के काका काकू, दादी, शिव, नैना और अदिति के आई बाबा ही बड़े थे और दोनों को साथ आशीर्वाद देते हैं। फिर सभी खाना खाने बैठते हैं जहां वेदिका और विभू घर पर आए मेहमानों को अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाते हैं। वेदिका को विराट से बदला लेना था, जैसे विराट ने उसे परेशान किया था, उसे कबीर के जूते नहीं चुराने दिए, इसलिए वेदिका उससे बदला लेने के बारे में सोचती है। और जब वो विराट के लिए खाना परोस रही थी, किसी को वहां ना देख उसकी सब्जी में मिर्ची डाल देती है और मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, मुझे जूते नहीं चुराने दिए ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। वेदिका उसे अपने हाथों से सबसे पहले खाना देती है। विराट उसे ऐसे भाव देता देख खुश हो जाता है और सोचता है, शायद लड़की पटने वाली है। लगे रहो विराट, प्यार से बात करो, लड़की मान जाएगी। सभी का खाना शुरू होता है और विराट जैसे ही पहला निवाला लेता है उसे बहुत जोर से मिर्ची लगती है और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और वही रखा हुआ मीठा खाकर मिर्च बुझाने की कोशिश करता है। वही वेदिका उसे खाना ना खाते देख कहती है, क्या हुआ विराट, खाना अच्छा नहीं बना क्या? विराट जैसे तैसे मुस्कुराकर कहता है, अच्छा है, और बार बार अपना पसीना पोंछता है। कबीर उसे देख कहता है, क्या कर रहा है तू? जल्दी जल्दी ठूस और चल यहां से। विराट कबीर के कान में कहता है, भाई मैं नहीं खा सकता हूं, बहुत तीखा है। आपको तीखा नहीं लग रहा है क्या? कबीर उसके कान में कहता है, तू पागल है क्या, नहीं है मिर्ची सब बराबर है। विराट अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, अरे भाई आपका ससुराल है, आप थोड़ी ना उनकी बुराई करोगे। कबीर कहता है, अबे तू पागल हो गया है। और वेदिका फिर उनके बीच आ जाती है और कबीर और विराट को जबरदस्ती से एक रोटी और देती है। कबीर उसकी बात मानकर ले लेता है, आखिर साली जो थी। विराट उसे मना करता है पर वेदिका अपनी प्यारी हरकतें कर उसे एक रोटी दे ही देती है और विराट जो पहले से उस पर फिदा था उसे मना नहीं कर पाता है। वेदिका फिर सब्जी लेकर आती है पर विराट इस बार ना कहता है, पर वेदिका फिर से वैसे ही करती है और विराट हड़बड़ी में बचते हुए जल्दबाजी में बोल देता है कि सब्जी में मिर्च ज्यादा है। वेदिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। अदिति की काकू अदिति और कबीर से पूछती है, क्या मिर्च ज्यादा है? उस पर वो दोनों नहीं कहते हैं। फिर कबीर विराट की थाली में से एक निवाला लेकर देखता है और कहता है, इसमें मिर्च है। वेदिका पीछे हंसती रहती है। नैना और अदिति की नजर उस पर जाती है। नैना उससे पूछती है, क्या किया तुमने? वेदिका कहती है, कुछ नहीं वहिनी। नैना कहती है, कुछ तो किया है, बोल। सब वेदिका की ओर देखते हैं जो पागलों जैसी हंस रही थी।
वेदिका अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, मैंने इनके सब्जी में मिर्च मिलाई थी, इन्होंने मुझे जीजू के जूते नहीं चुराने दिए ना। विराट अपने सिर पर हाथ मारते हुए वेदिका से कहता है, मेरी माँ ऐसे कौन बदला निकालता है। फिर सभी वेदिका को डांटते हैं। कबीर वेदिका से कहता है, साली साहिबा, मेरे भाई को मिर्च से मारने का इरादा तो नहीं है ना आपका, इसलिए बिना मिर्च की सब्जी ले आओ। ऐसे ही मस्तियां करते हुए सभी खाना खाते हैं। घर की औरतें अभी तक खाना खाने नहीं बैठी थी सिवाय अदिति के, क्योंकि वो आज वहां की खास मेहमान थी। भले ही कबीर की अदिति से ना बनती हो, पर उसने कभी भी उसके घरवालों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। क्या ये छोटे मोटे प्यार भरे पल कबीर और अदिति की जिंदगी में नए रंग भर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 49 कबीर का सुझाव। रात का समय, रात बहुत हो जाती है और वो लोग खाना खाकर घर वापस जाते हैं। सभी दोनों गाड़ियों में से बाहर निकलते हैं और ऊपर जा रहे सिवाय कबीर और विराट, जो पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे। कबीर गाड़ी से निकलकर पहले ऊपर जाता है, फिर विराट भी उसके पीछे जा रहा होता है, पर अदिति उसे रोक देती है और जो भी वेदिका ने किया या वहां हुआ उसके लिए माफी मांगती है। विराट मुस्कुराकर कहता है, भाभी आप माफी क्यों मांग रही है? अब रिश्ता ही मजाक मस्ती वाला है तो ऐसी हरकतें तो होती रहती है, और आपने अभी तक हमारे घर के बच्चों के कारनामे नहीं देखे हैं जो इससे भी भयानक होते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अदिति मुस्कुराकर उसकी बात मान लेती है और वो लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। विराट सामने वाले घर में अपने कमरे में जाकर सो जाता है तो अदिति भी अपने कमरे में जाती है। जहां देखती है तो कबीर अपने कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर सो चुका था, इसलिए वो भी अपने सूटकेस में से कपड़े निकालकर बदलकर सोफे पर सो जाती है। अदिति सवेरे जल्दी उठती है और नाश्ता बनाती है, जिसमें आज वो मिसल पाव, उपमा और पोहा बनाती है। अनु वहां नींद में हॉल में आकर देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है, भाभी आपने नाश्ता बना भी लिया, अच्छा है, चलो मैं तैयार होकर आती हूँ। अदिति मुस्कुराकर कहती है, जल्दी आओ और प्लीज मुझे जानना है कैसा बना है। तो अनु वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद सभी तैयार होकर आते हैं। सबसे पहले प्रीत जी अपने बहू को नेक देते हैं, जिसके लिए वो मना करती है क्योंकि उसके यहाँ वह रिवाज नहीं था, पर कबीर के घर था। पर माधुरी और मीरा उसे समझाते हैं और फिर अदिति नेक को ले लेती है। सभी के आने के बाद प्रीत जी कहते हैं, आज बहू की पहली रसोई थी, इसलिए जो बना है वही खाएंगे सब। आज सभी लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं क्योंकि आज का खाना था ही अलग। कबीर भी विराट के साथ अपने ऑफिस जाता है और अदिति भी थोड़ी देर बाद अपने क्लिनिक निकल जाती है। यूवी और प्रीति अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं। माधुरी, मीरा और अनु घर के कामों में लग जाते हैं और प्रीत जी सोसाइटी के ऑफिस जाकर बाकी लोगों से मिलते हैं। ऑफिस में तभी ऑटो से नीचे उतर रही वेदिका को पार्किंग में गाड़ी लगाकर अंदर आ रहे विराट दिखता है और वो उससे मिलती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है। विराट मस्ती भरे अंदाज में कहता है, वैसे मुझे तुम्हें ना ऑफिस से निकाल देना चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ। वेदिका भी कहती है, अच्छा जरा करके दिखाना तो, पर उसके पहले मुझे आज तुमसे और जीजू से। नहीं सॉरी सर से जरूरी बात करनी है। अभी कर लो, क्या हुआ? नहीं मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जाना है, मेरा प्रोजेक्ट शुरू है, वरना मेरा मैनेजर तुमसे मेरी शिकायत जरूर करेगा। ठीक है बाय, और सॉरी कल के लिए। विराट उसे जता देख मुस्कुराकर कहता है, हाय ये लड़की अपनी अदाओं से एक दिन मुझे मार डालेगी। और उसका फोन बजता है, जिसे उठाता है और कहता, हाँ भाई आ रहा हूँ, 2 मिनट, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और भागते हुए कबीर के ऑफिस में जाता है। वेदिका लंच टाइम के बाद कबीर के ऑफिस में आती है। कबीर की वो साली तो थी, पर कबीर उससे इतना ज्यादा घुल मिलता नहीं था। विराट और कबीर लंच कर एक फाइल पर काम कर रहे थे और वेदिका वहां आकर कबीर को अपना रेजिग्नेशन देती है, नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव देती है। कबीर और विराट दोनों उसकी ओर देखते हैं और कबीर पूछता है, यह क्या है? वेदिका कहती है, जीजू मेरा मतलब सर, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। विराट उसके फैसले की वजह से नाराज हो जाता है और नाराजी से उसकी ओर देखता रहता है कि वो अब उसे नहीं मिल पाएगा। कबीर कहता है, वेदिका कहती है, देखिए आप इस ऑफिस के बाहर मेरे जीजू हैं और इस ऑफिस के अंदर मेरे सर, और देखिए आप बॉस है, कभी ऐसा होगा कि आपको मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो आप मुझ पर चीखेंगे और चिल्लाएंगे और बाद में आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूँ। कबीर वेदिका की बात पर मुस्कुराता है और कहता है, देखो वेदिका, तुम एक एम्प्लॉय हो और मेरा गुस्सा तुमसे पहले तुम्हारे मैनेजर यानी प्रोजेक्ट लीडर पर निकलेगा, और इसलिए तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी विभू पढ़ाई कर रहा है और बाबा के पेंशन पर घर चलता है, जो हमारी दिल्ली के मुकाबले कम है, और मैं चाहूंगा कि तुम अपना काम जारी रखो। हाँ, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई बेहतर जॉब मिल गई है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा रेजिग्नेशन मान लूंगा।
देखो परिवार की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मैंने भी विराट के साथ के पहले अपने घर को संभाला है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, और यह नौकरी तुमने अपने दम पर पाई है, किसी के वजह से नहीं। और मैं यही कहूंगा कि इस बारे में सोचो फिर मुझे बताओ। अब तुम जा सकती हो। वेदिका थोड़ा हिचकिचाती है और अपना लेटर वापस ले लेती है और अपने डेस्क पर वापस जाती है। विराट अपने भाई से इंप्रेस होकर पूछता है, आपको बड़ा भाभी के घर वालों की चिंता है? चुप कर यार, देखा था मैंने, अब तक पंडित अदिति घर चलाती थी, वही सब देखती थी, ऐसा विभू ने कहा था, तो बस वेदिका को ये बात बताकर उसकी आंखें खोल देना था। विराट बात सुनकर खुश हो जाता है कि वेदिका अब यही होगी और कहीं नहीं जाएगी, और उसके लिए अब उसे पटाने के लिए समय ही समय होगा। वेदिका ऑफिस नहीं छोड़ती है, पर उसका काम बढ़ जाता है क्योंकि कबीर ने प्रोजेक्ट जो इतने ले लिए थे। पर वही जहां कबीर अपने ऑफिस में बिजी रहता है, तो वही अदिति अपने क्लिनिक में, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, और करते थे तब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे और लड़ते ही रहते थे एक दूसरे को ताना मारते हुए। वैसे तो कबीर अपना लंच ऑफिस में ही करता था, पर अगर कभी उसकी माँ और मौसी कुछ अच्छा बनाती थी तो उसे और विराट को घर आने को कह देती थी। वही अदिति दोपहर को वापस आ जाती थी, पर कभी कभी सर्जरी के चलते घर नहीं आती थी और शाम को फिर क्लिनिक जाती थी, इसलिए कभी उसे देर भी हो जाती थी। कबीर के घरवालों को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि यह सारी बातें शादी से पहले ही साफ हो गई थी, इसलिए वो अदिति के देर से आने पर उसे टोकते भी नहीं थे। घर में रानी थी, घर की नौकरानी, जो सारा काम कर लेती थी। अदिति भी घर के लोगों से घुल मिलने की कोशिश करती थी। विराट के पास अब समय ही समय है, तो वही कबीर और अदिति अभी भी एक दूसरे संग बिना लड़ाई किए रह नहीं सकते थे। अब कैसी होगी इन चारों के प्यार की शुरुआत, जानने के लिए देखते रहिए। दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। च50 सम्मान। देखते देखते कबीर और अदिति की शादी को 15 दिन होने को हो आते हैं, और शनिवार का दिन होता है, जहां कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। कबीर और उसके भाई बहन आज घर में ही थे और सभी भाई बहन मिलकर शाम के वक्त कैरम खेल रहे थे। कबीर वही टेबल पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। प्रीत जी टीवी देख रहे थे, तो वही माधुरी और मीरा नीचे सोसाइटी की औरतों के संग गप्पे लड़ा रही थी। पर वही अदिति, जो एक डॉक्टर थी, आज छुट्टी के दिन वो एक इमरजेंसी की वजह से क्लिनिक गई थी। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसकी आवाज सुन सभी दरवाजे की ओर देखते हैं, जो थे विभू, अदिति के बाबा जय और वेदिका। कबीर और उसके भाई बहन उन्हें वहां देख खुश हो जाते हैं। माधुरी और मीरा भी उनके पीछे पीछे ऊपर आती हैं। कबीर विभू, जिससे उसकी अब अच्छी बनती थी, उसे गले लगाता है और अंदर आकर बैठने को कहता है। विराट वेदिका को देख खुश हो जाता है और सब उनकी खातिरदारी करते हैं। प्रीत जी अपने दोस्त जय को वहां देख खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जय साहब आप सब यहाँ कैसे? जय कहता है, जानता हूँ आप ये बात सुनकर अजीब लगेगा, पर हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हमारे यहाँ बेटियां पहली अमावस्या अपने ससुराल में नहीं बिताती है, इसलिए हम अदिति को लेने आए हैं। और कबीर से पूछते हैं, तो कबीर कहाँ है हमारी बेटी? कबीर उनका सवाल सुन इधर उधर देखता है कि क्या कहे और क्या ना, क्योंकि न तो वो और अदिति दोनों एक दूसरे से बात करते थे और न ही एक दूसरे को बताते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी प्रीति कहती है, अंकल जी भाभी तो क्लिनिक गई हैं, उन्हें कुछ इमरजेंसी आ गई थी। तो कबीर फिर चैन की सांस लेता है कि तीन वो उस सवाल से बच गया और मुस्कुराता है। जय कहता है, वैसे मैंने उससे कहा था कि हम उसे लेने आने वाले हैं, पर फिर भी ये लड़की। प्रीत जी अपने दोस्त को समझाते हुए कहते हैं, डॉक्टर है, उनका काम ही यही होता है कि हमेशा वो पेशेंट के लिए तैयार रहे। और तभी अदिति वहां आती है, जो उन्हें देख खुशी से हैरान हो जाती है और सभी से गले मिलती है। जय कहता है, अदू बेटा, मैंने कहा था ना, अब तुम्हें घर में भी ध्यान देना है। अदिति कहती है, बाबा इमरजेंसी थी इसलिए गई थी और अभी मैंने छुट्टी ले ली है। और वेदिका को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती हैं। वेदिका वहां उसके कमरे में बैठ कहती है, ताए आपको बहुत कुछ बताना है, पर सबसे पहले आपका बैग पैक करते हैं। अदिति को याद आता है कि उसके कपड़े तो सूटकेस में ही है, क्योंकि कबीर की वजह से वो कपड़े अंदर नहीं रखती थी, इसलिए वो वेदिका से कहती है, मैंने बैग सुबह ही पैक कर दिया था, बाबा ने बताया था ना कि आप लोग आने वाले हो। तो वेदिका कहती है, ताए आपने पहले ही बैग पैक कर दी, चलो अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता होने के बाद अदिति अपना बैग लेकर बाहर हॉल में आती है और जय कबीर से कहता है, कबीर आज हम अदिति को ले जा रहे हैं, पर तुम सोमवार को आना इसे वापस ले जाने के लिए। और आप सब आइए, क्या है कि हमारे यहाँ शादी के बाद लड़के के घर वालों को खाने पर बुलाया जाता है, तो आप सभी लोग खाने पर आइए जरूर। और उनसे विदा लेकर और अदिति भी मीरा, माधुरी और प्रीत जी का आशीर्वाद लेकर उन लोगों के साथ चली जाती हैं। कबीर अपने मन में कहता है, इन ब्राह्मणों के कितने फंक्शन होते हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। विराट उसे अकेले बड़बड़ करता देख उसकी ओर देखता है और पूछता है, क्या
कबीर उसे ऐसे देख कहता है, अपना काम कर यार तू। विराट को कुछ समझ नहीं आता है और वो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता है। अदिति के घर सब थे, काका काकू, दादी, शिव नैना और उसकी आई। वैसे तो शिव नैना काम की वजह से पुणे वापस जाकर आए थे और पर बाकी सब यही थे। अदिति की दादी अपनी पोती की मिर्चियों से सबसे पहले नजर उतारती है और कहती है, कितनी प्यारी लग रही है तू इस साड़ी में। अदिति उनकी खुशी देख कहती है, आप लोग अंदर आने दोगे या यही खड़े रखने का इरादा है। उसकी काकू कहती है, ये भी पूछने वाली बात है, ये घर आज भी तुम्हारा है और तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। अदिति मुस्कुराती है और सभी उसे अंदर आने को कहते हैं। घर पर अदिति की पसंद का खाना बनाया था। आखिर आज पहली बार शादी के बाद अदिति घर जो आई थी, इसलिए उसकी माँ और काकू ने उसके लिए उसकी पसंदीदा बैगन की सब्जी और उसका पसंदीदा आम्रखंड बनाया था, जिसे अदिति अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाती है। वही कबीर अपने कमरे में आज अकेले बैठा था और बड़ा खुश था और कहता है, अच्छा है, अब कम से कम 2 दिन मुझे उस पंडित की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। खुश होकर कबीर अपने टेबल के ड्रॉर में से शराब की बोतल और किचन में से कुछ खाने के लिए लाता है। आखिर कल छुट्टी थी और उसके मुताबिक उसका सिर खाने वाली अदिति भी नहीं थी, इसलिए देर रात तक कबीर टीवी देखता है, जो वो जरूरत से ज्यादा नहीं देख पाता है क्योंकि अदिति टीवी बंद करने के लिए उसे रोज टोकती रहती थी। इसलिए उसके सोने का वक्त कब हो जाता है और उसे नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। वही अदिति वेदिका से गुस्सा होकर उसे डांट रही थी क्योंकि पिछले 15 दिनों से उसने अदिति को एक बार भी फोन नहीं लगाया था। वेदिका कहती है, ताई मैंने लगाया था पर आप उस दिन जल्दी सो गए थे और आपने फोन ही नहीं उठाया था। और ऑफिस में कितना बिजी हूँ आपको पता भी नहीं है, 4 प्रोजेक्ट में शामिल हूँ मैं। जीजू ने इतने सारे प्रोजेक्ट हाथों में ले लिए हैं कि क्या बताऊं। अदिति कहती, तू ना उसका नाम लेकर अब मेरा मूड खराब मत कर। वही पीछे से उसकी बात सुन मालिनी अदिति की माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, अदिति यह कैसे बात कर रही हो तुम। अदिति अपनी माँ को वहां देख और उनका सवाल सुन कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है, क्या हुआ आए। मालिनी प्यार से कहती है, तुम दामाद जी को कैसे बुला रही हो, उसका कहकर तुम्हें उन्हें उनको कहना चाहिए, वो तुम्हारे पति है अब। वेदिका उनकी बात चुपचाप सुनती है। अदिति कहती है, आए हम ऐसे ही बात करते हैं और उसे कोई परेशानी नहीं है इस बात से। मालिनी कहती है, नहीं, क्या तुमने कभी मुझे देखा है तुम्हारे बाबा से ऐसे बात करते हुए। देखो मैं जानती हूँ जैसे तुम्हारी शादी हुई और तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका भी नहीं मिला, पर अब वो तुम्हारा पति है और तुम्हें उसका आदर करना चाहिए। अदिति जानती थी शादी के बारे में बात को उसकी माँ उसे और सुनाएंगी, इसलिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलती है कि वो उनसे अच्छे से बात करेगी ऐसा कहकर और अपनी माँ को वहां से भेज देती है। फिर चैन की गहरी सांस लेकर कहती है, उसे इज्जत दूँ, सम्मान दूँ। इंसान कोई अच्छा काम करे न तो उसके लिए इज्जत अपने आप बाहर आ जाती है और वो कबीर सिंह भाटिया जिसके मुंह से अच्छे शब्द भी नहीं निकलते उसे मैं इज्जत दूँ। वेदिका कहती है, ताई जीजू इतने बुरे भी नहीं है, आप एक मौका तो दो उन्हें। अदिति कहती है, किस बात के लिए। अरे उनको जानो फिर किसी बात पर पहुंचना आप, और वैसे भी मुझे जीजू अच्छे लगे। अदिति कहती है, देख अब तू शुरू मत हो। क्या कभी अदिति का नजरिया कबीर को लेकर बदल पाएगा, क्या कबीर अपना नजरिया बदल सकेगा। जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। 51 कौन थी वो। अदिति वेदिका की बात सुन रही थी जहां वो कबीर की तारीफ पर तारीफ कर रही थी। वेदिका कहती है, ताए आप सुनो तो, आपको पता है आपकी शादी के बाद मैं अपना रेजिग्नेशन दे रही थी और जीजू ने मुझे मना किया, इस बात को समझाया कि अब परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मुझे नौकरी छोड़ने से पहले एक बार और सोचने को कहा। और वो पूरा किस्सा वेदिका अदिति को बताती है, जिससे हैरान होकर अदिति कहती, सच में उसने ऐसा किया। मेरा मतलब अच्छी बात तो करता है नहीं और इतनी दिमाग वाली बात की उसने जो उसके पास है भी नहीं। वेदिका कहती है, वही तो ताई, वो अच्छे हैं, उनमें एक जिम्मेदारी की भावना है, पर पता नहीं इतना गुस्से में क्यों रहते हैं, पर दिल के बुरे नहीं है, वो अपने काम से बहुत प्यार है उन्हें। आपको बताऊं उन्हें ना आज का काम आज ही होना और गुस्सा इतना बुरा है जीजू का ऑफिस में, क्या बताऊं ताई, बहुत बुरा। भले कबीर ने अच्छा काम किया था पर अदिति कबीर की तारीफ के ऊपर तारीफ सुन बोर हो जाती है और वेदिका से कहती है, देख मुझे नींद आ रही है, तेरा जीजू पुराण खत्म हो गया हो तो सो जाए। ओह ताई कितना अनरोमांटिक हो आप। अच्छा वैसे भी हमें कल मार्केट भी जाना है आपके ससुराल वालों के लिए तोहफे खरीदने, तो सो जाते हैं। अदिति उसके मुंह बंद करने की बात पर खुशी से कहती है ना, फिर सो जा, और दोनों लाइट बंद कर सो जाती है। अदिति को नींद नहीं आती है और वो कबीर के बारे में सोचती है कि उसने सच में वेदिका को समझाया जिसे समझाना सबसे मुश्किल है, और उसकी बात सच भी थी कि जिम्मेदारी अब वेदिका पर थी घर चलाने की, और सोचती है कि
कबीर सिंह भाटिया एक शुक्रिया का हकदार तो है, आखिर उसने उसके परिवार की मदद की थी वेदिका के रेजिग्नेशन को न मानकर। एक थैंक यू तो कहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। अदिति मुस्कुराते हुए सोचती है कि चलिए पहले कबीर को फोन लगाती है जो आराम से चैन की नींद सो रहा था और उसका फोन नहीं उठाता है। अदिति भी सोचती कि शायद सो गया होगा, आखिर जैसे वेदिका ने बताया कि उसे उसका काम कितना पसंद है इसलिए वो फिर से फोन नहीं लगाती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन उसे शॉपिंग जो करनी थी, जो सबसे मुश्किल काम होता है। उसके ससुराल वालों के हिसाब से तोहफे जो लेने थे जिन्हें वो अभी तक पूरी तरह जानती भी नहीं थी। अगले दिन कबीर सोकर उठता है, ब्रश नाश्ता कर अपना मोबाइल देखता है जहां उसने अदिति के फोन को पंडित के नाम से सेव किया था और देखता है कि उसने उसे रात के 1 बजे फोन किया था। कबीर देख कहता है, वैसे तो मुझे कहती रहती है टीवी बंद कर सोना है, काम पर जाना है, और खुद अपनी आय के यहाँ जाकर रात को 1 बजे फोन कर रही। छोड़ो मुझे, क्या जरूरत होगी तो खुद करेगी फोन। अदिति तैयार होकर कबीर के फोन के आने का इंतजार कर रही थी कि अब तक फोन क्यों नहीं आया, और फोन करने के बारे में सोचती है। पर तभी नैना और वेदिका आते हैं और उसे शॉपिंग चलने को कहते हैं और अदिति बाद में बात कर लूंगी सोचकर वहां से चली जाती है। छुट्टी का दिन था पर कबीर के लिए हमेशा की तरह छुट्टी नहीं होती है। वो फिर अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में काम करने बैठ जाता है। विराट उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, भाई आज छुट्टी है, आज तो काम मत करो। कबीर कहता है, मेरे भाई समीरा के जाने के बाद एक यही चीज है जो मुझे सुकून देती है, जिससे कम से कम मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। विराट कहता है, भाई अब आपकी शादी किसी और से हुई है और वहां उस जगह समीरा की कोई जगह नहीं है, और मैं यही कहूंगा कि आप इस पिक्चर में उसे आने भी मत दो। कबीर कहता है, तेरा दिल अभी तक टूटा नहीं है इसलिए तू नहीं समझ पाएगा, और वैसे भी तेरे लिए छुट्टी है, तू जा अपनी छुट्टी का मजा ले, मूवी देख, बाहर घूमने जा। आप भी चलो, घर के सभी मूवी देखने जा रहे हैं तो आप भी चलो। कबीर नाराजी से मुस्कुराते हुए कहता है, अब मूवी देखने में भी मजा नहीं आता है और शायद कभी आएगा भी नहीं, क्या करे ये यादें पीछा ही नहीं छोड़ती है। और बात बदलते हुए कहता है, वैसे एक गाड़ी में कैसे जाओगे? विराट उसकी बात सुन कहता है, बड़े पापा की गाड़ी है, यूवी चलाएगा और मैं अपनी। ठीक है, जाओ मजे करो। और सारी बातें भुलाकर अपने काम में वापस लग जाता है और कब काम करते करते सो भी जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अदिति, वेदिका और नैना का पूरा दिन शॉपिंग में चला जाता है और शाम को वो घर वापस आकर सभी को लाए हुए तोहफे दिखाते हैं। तभी अदिति को क्लिनिक में से फोन आता है कि एक इमरजेंसी आई है। अदिति तभी निकलती है पर उसे याद आता है कि उसकी गाड़ी तो उसके घर है, उसके ससुराल में, और उसके यहाँ एक ही गाड़ी है जो उसके बाबा की, पर वो भी घर पर नहीं थी क्योंकि उसके बाबा और काका दोनों कल के लिए सामान लाने मार्केट गए थे। अदिति सोचती है कि अब क्या करे और वो टैक्सी से जाने के बारे में सोचती है और क्लिनिक जाती है। वही विभू को उसे लेने आने को कह देती है। वही कबीर भी शाम को 8 बजे सोकर उठता है और अपने घर में देखता है जहां कोई नहीं था, और इतना समय होने के बावजूद उनके घर न आने पर वो अपना फोन देखता है जहां मिस्ड कॉल और मैसेज थे। कबीर विराट को फोन लगाता है। विराट उससे कहता है, भाई रानी आज नहीं आने वाली है और इसलिए वो खाना खाने के लिए उनके साथ आ जाए। करीब 10 बजे फिलहाल वो लोग गार्डन में हैं और बस ऐसे ही मजा मस्ती कर रहे हैं। कबीर उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था और उसके पापा ने कहा था, इसलिए कबीर नहाकर तैयार हो जाता है। वही अदिति भी जल्दी कर अपने क्लिनिक पहुंचती है और उसका इलाज करती है जिसे एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत थी, पर सर्जरी में थोड़ा समय लग जाता है जिस वजह से उसे देर हो जाती है। अदिति विभू को फोन लगाती है जो कहता है कि बाबा अभी तक आए नहीं है, आप क्लिनिक में रुको, मैं आपको लेने आता हूँ। अचानक से काले बादल दिल्ली के उस मौसम में आ जाते हैं जो कभी भी गरज सकते थे। अदिति सोचती है कि कितनी देर वो वहां रुकेगी और अब ये बिन मौसम बरसात कभी भी हो सकती है, और वैसे भी अभी बस 10 ही बजे हैं और दिल्ली जैसा शहर इतनी जल्दी तो नहीं सोता है, इसलिए वो टैक्सी या ऑटो लेने के बारे में सोचती है और क्लिनिक से थोड़े दूर जाकर चौराहा पर राह देखती है। कबीर को जिस रेस्टोरेंट जाना था उसका रास्ता अदिति के क्लिनिक के सामने से ही था और कबीर देखता है कि गार्ड अभी क्लिनिक बंद कर रहा था जबकि आज रविवार होने से छुट्टी थी। तो वो वहीं रुकता है और उससे पूछता है, भैया अभी क्यों क्लिनिक बंद कर रहे हो, आज तो छुट्टी है ना? गार्ड कहता है, सर आप मैडम को लेने आने वाले थे क्या? पर मैडम तो चली गई। मैडम चली गई? क्या बोल रहा है? गार्ड कहता है, सर वो मैडम एक पेशेंट को देखने आई थी पर उन्हें लेने कोई नहीं आया, और मुझे परेशान होता देख और बारिश का माहौल देख उन्होंने कहा कि वो टैक्सी ले लेगी और सामने वाले चौराहे तक गई है। कबीर कहता, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। कबीर धीरे धीरे रास्ते पर अदिति को ढूंढते हुए जाता है जहां वो देखता है कि मौसम की वजह से जोर से हवाएं चल रही थी और छुट्टी का दिन होने की वजह से नशे में धुत लोग भी थे। कबीर को अदिति की चिंता होती है पर वो आगे बढ़ता है।
जहां वो देखता है कि एक औरत साड़ी पहने हुए थी और वो पैदल जा रही थी और वो अपने आप को जरा भी संभाल नहीं सकती थी और आड़े टेढ़े तरीके से जा रही थी। कबीर उस औरत के सीधे न चलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और को नीचे उतरकर कुछ सुनाने जाने ही वाला था, पर उसे देख कबीर कहता है, तुम जितना झेल सको उतनी ही पिया करो। आखिर कौन थी वो औरत और कबीर इतने हक से उसे कैसे डांट रहा था? जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।